बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आज हमारे साथ लाहौर से इंतहाई अहम मेहमान और एक मोतबर सहाफ़ी और बाखबर सहाफ़ी और जिनकी सहाफ़त पे एक बहुत अच्छी और बहुत बेहतरीन ग्रिप है, यानी मौज़म फ़खर साहब हमारे साथ हैं। उनसे हम जानेंगे कि अपना लंदन प्लान जो चल रहा है उसके पीछे क्या मकासद कार फरमा है, नवाज शरीफ की वापसी का जो शेड्यूल है वो किस तरह है, या मरियम नवाज जिस तरह दुबई रवाना हो गई हैं और उधर से नवाज शरीफ साहब दुबई के लिए रवाना होकर आए हैं, तो इस बीच में जो मुलाकातें हुई हैं ये तमाम मामलात क्या हुए हैं, इन तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे आज मौज़म भाई के साथ। और मौज़म भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा टाइम दिया। जी बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। मौज़म भाई, असल में ये लंदन प्लान है क्या? क्या नवाज शरीफ की वापसी का मामला है सिर्फ, या कोई और चीजें हैं? लंदन प्लान तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई अभी तक ऐसी कोई चीज बन चुकी है लंदन प्लान के हवाले से। अलबत्ता चीजें चलती रहती हैं, आपको पता है सियासत के अंदर तो इल्जाम तराशी जो भी लीडर जाता है उसके लिए लंदन प्लान का नाम आ जाता है। अलबत्ता ये जरूर है कि फ्यूचर के अंदर कुछ जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं वो शायद कुछ ज्यादा तेज होने जा रही है। और जिस तरह भी आप अपने इंट्रो में फरमा रहे थे कि नवाज शरीफ साहब भी आ गए हैं दुबई, मरियम साहिबा भी चली गई हैं दुबई। मेरा ये मानना है कि जो दुबई है वो अब नवाज शरीफ साहब का फ्यूचर पॉलिटिकल हेडक्वार्टर होगा जब तक वो पाकिस्तान वापस नहीं आते, क्योंकि अब उनको वापस ये जैसे जैसे ये टाइम पास हो रहा है, जैसे जैसे इलेक्शंस का टाइम करीब आ रहा है, नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान से करीब होना पड़ेगा। क्योंकि लंदन में बहुत सारे इश्यूज आते हैं, वीजा मसाइल हैं, आपने जाना है मैंने जाना है, हमें तो वीजा ही नहीं देना उन्होंने, लेकिन उधर है ना। लेकिन जो लोग बाकी भी हैं उनको भी वहां पर वीजा इश्यूज खासे हद तक डेवलप हो जाते थे। अलबत्ता ये दुबई में उनके लिए जरा आसानी है, सुबह जाएंगे लोग, शाम को वापस आ जाएंगे और इनकी जो एक्टिविटीज हैं वो शायद किसी हद तक बेहतर हो जाएं। अलबत्ता नवाज शरीफ साहब की वापसी, मेरा ख्याल है, मेरा ये मानना है कि शायद अब वो कुछ ज्यादा दूर की बात नहीं है और मुमकिन तौर पर वो जुलाई में ही शायद पाकिस्तान आ। अच्छा सर, लंदन में जो मुलाकातें हुई हैं, जिस तरह आजम नज़ीर तारड़ साहब ने मुसलसल मुलाकातें की हैं, तो इन मुलाकातों में जिन कानूनी उमूर पर डिस्कस किया गया है, आपके ख्याल में वो क्या हो सकते हैं या किस चीज पर ज्यादा फोकस रहा होगा? आजम नज़ीर तारड़ साहब तो लंदन नहीं है। अच्छा। हाँ, आजम नज़ीर साहब अमेरिका है, वो लंदन मौजूद नहीं है, उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई तक नवाज शरीफ साहब से। अच्छा 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 अच्छा, तो इसका मतलब ये हम तक गलत देखें, इसलिए मैं कहता हूँ ना कि आप बहुत बाखबर जर्नलिस्ट हैं, क्योंकि हम तक जो इतला पहुंची थी वो यही थी कि आजम नज़ीर तारड़ साहब लंदन में है। तो खैर सर, नवाज शरीफ अपना शहबाज शरीफ साहब की भी मुलाकात हुई है, और ये जो मुलाकातें वहाँ पर हुई हैं, कुछ सहाफ़ियों की भी मुलाकातें हुई हैं, शहबाज शरीफ साहब की भी मुलाकात हुई है, तो इन मुलाकातों में मुमकिन तौर पर कौन से उमूर ज़ेर बहस आए होंगे? सर सीधी सीधी बात है, केयर टेकर सेटअप और इलेक्शन, और सबसे इम्पोर्टेंट बात नवाज शरीफ साहब की वापसी। इनके अलावा तो इस वक्त कोई और चीज ऑप्शन जो है वो ज़ेर गौर ही नहीं है ना। तो उन्होंने यही देखना है कि वापसी के हवाले से टाइम शेड्यूल क्या होगा, लैंडिंग प्लेस कौन सी होगी और कितनी बड़ी तादाद में लोग आएंगे नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल के लिए। दैट माइट बी द एजेंडा नंबर 1। दूसरा इंपॉर्टेंट पहलू है केयर टेकर सेटअप, और इलेक्शंस में जाना है तो इलेक्शंस की स्ट्रेटेजी क्या होगी, केयर टेकर सेटअप कैसे बनाना है, उसके लिए उनको जहांगीर तरीन साहब की मदद दरकार है। क्योंकि राजा रियाज साहब ने इस बात का ऐलान तो किया हुआ है कि वो मुस्लिम लीग नून के टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने ऑफिशियली जहांगीर तरीन कैंप नहीं छोड़ा हुआ। लिहाजा जहांगीर तरीन साहब की जो अगला सेटअप है केयर टेकर सेटअप, उसमें उनकी इन्वॉल्वमेंट भी होगी, उनकी जो जमा तफरीक वो करेंगे और उसके बाद ही कोई निगरान सेटअप बनेगा। मेरा ये मानना है कि जब तक ये 2-3 चीजें हैं, ये वो जो है इसके ऊपर बातचीत जारी है और शायद इन्हीं अमूर के ऊपर ही लंदन के अंदर बातचीत हो। अच्छा सर, ये जो निगरान सेटअप आ रहा है, क्या इस निगरान सेटअप में जो निगरान वजीर आजम होंगे वही चिट्टे गोरे और ब्राउन बालों वाले होंगे? मेरा ख्याल है पहले तो नाम आया था मोहसिन बेग साहब का,
जी जी। लेकिन अब एक और बंदा है, उसका नाम आ गया है, और नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब मेरी इत्तलात के मुताबिक वो उसके ऊपर राजी हो चुके हैं। तो मोहसन सर, बेग साहब का नाम अभी शायद वो नहीं होगा उसमें। तो सर उस बंदे का नाम बता सकते हैं? जी। अच्छा सवाल है आपका। सर मजे का जाहिर है, अब क्या करें, अब उगलवाना पड़ता है ना। नहीं नहीं, अभी नहीं बता सकता, बता दूंगा। चलो अभी इशारतन बता दें सर। नहीं, फायदा नहीं है, अच्छा, तो बता देता हूँ, जर्नलिस्ट है। अच्छा, जर्नलिस्ट है, फिर ठीक है। अच्छा सर, क्या नवाज शरीफ के आने तक क्या जो यहाँ पर इमरान सेटअप है, क्या उसको मुकम्मल तौर पर लपेट लिया जाएगा या उसमें इनको कामयाबी हासिल हो सकेगी? देखें, अगर ये चीजें, मेरा ख्याल है कि वो अपना जो ड्यू कोर्स ऑफ एक्शन है उन्होंने वो ही लेना है। वो किसी के आने, किसी के जाने, किसी के रहने, किसी के ना रहने से फर्क नहीं पड़ता। तो मेरा नहीं ख्याल के इस हवाले से कोई ऐसी चीज है। वो जो होना है, जिसके साथ जो होना है उसने होके रहना, दैट इज रिटन ऑन द वॉल। क्योंकि सर देखें, बहुत सारी चीजें तो बकौल आपके के वही है जो नौशा दीवार पे दर्ज है, तो बहुत सारी चीजें तो क्लियर हो चुकी। जेआईटी का मामला भी क्लियर हो चुका। अब वो जाहिर है अपने तौर पे तैयार बैठे हैं। नेब बार बार तलब कर रहा है, ये नहीं जा रहे, और वहां पे इनको सिक्योरिटी प्रॉब्लम होती है, लेकिन लतीफ खोसा साहब से मिलने के लिए इनको कोई सिक्योरिटी प्रॉब्लम नहीं होती है। और तोशाखाना केस है, उसमें भी इनका मामला जो है वो बहुत ज्यादा खराबी होते जा रहे हैं। अल कादिर ट्रस्ट केस है, उसमें भी मामला बहुत ज्यादा बिगड़ चुके हैं। तो ऐसी सूरत हाल में ये तो तयशुदा बात हो चुकी कि अब इमरान खान एक माजी का किस्सा बनते जा रहे हैं। देखिए, ये ख्वाहिश तो यकीनी तो बहुत सारे लोगों की है, मैं ये नहीं कह रहा कि, लेकिन अल्टीमेटली जो डिसीजन है वो कोर्ट ऑफ द लॉ ने करना है। अल कादर ट्रस्ट केस हो, फॉरेन फंडिंग केस हो, तोशाखाना केस हो, जो दीगर और भी मामला हैं, वो हर एक चीज ने अल्टीमेटली जाना है अदालतों में। लेकिन इमरान खान साहब इस वक्त लग रहा है नसीम, ही सीम्स टू बी डार्लिंग ऑफ द कोर्ट। तो वो डार्लिंग ऑफ द कोर्ट है, लाडला है, और वो अपने लाड उठा रहा है। इसी वजह से कोई जो क्लियर कट किस्म की बात है वो नहीं हो सकती। देखें, 9 मई के वाकयात से पहले इमरान खान को गिरफ्तार किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। इमरान खान को पहला आदमी है जिसको कोर्ट से गिरफ्तार किया गया, पहला आदमी है जिसको रेंजर्स ने गिरफ्तार किया। लेकिन उसके बावजूद उसको वीवीआईपी प्रोटोकॉल मिला, उसकी दरख्वास्त लगी, चीफ जस्टिस ने उसको बुलवाया, मर्सिडीज भिजवाई, फिर इंश्योर किया कि वो सेफ कस्टडी में रहे, फिर इंश्योर किया कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक पहुंचे, इस दौरान उनको गिरफ्तार ना किया जाए, फिर इस बात को इंश्योर कि जनाब कोर्ट से इमरान खान को हर हाल में बेल मिले, फिर इस बात को इंश्योर किया गया कि इमरान खान उस बेल के बाद लाहौर तक आए, रास्ते में कोई रुकावट ना आए। हर एक चीज को अगर हम इसी तरीके से इंश्योर किया गया तो इसका मतलब ये कि ही इज डार्लिंग ऑफ द कोर्ट या डार्लिंग ऑफ द जजेस। मौजम भाई, इस वक्त एक अहम तरीन मामला जो है वो हम सबके सामने है। एक तो महंगाई की शरह है कि उसमें मुतवातिर इजाफा ही हो रहा है। 7000 मेगावाट का शॉर्टफॉल है और लोड शेडिंग 12 से 18 घंटे पहुंच चुकी है, और गांव देहातों में तो बिजली शायद ही कभी आती होगी। और इसके अलावा 15,000 अरब रुपए हम कर्ज ले चुके हैं, यानी योमिया के हिसाब से 34 अरब रुपए हमने कर्ज लिया है। यानी मौजूदा जो गवर्नमेंट है उसने मतलब अपना ये जो कर्जे हैं इसमें IMF का कर्जा भी शामिल है। अब आवाम को इस 1.5 साल में किसी भी देखें आप तो किसी भी तरफ से कहीं से भी कोई रिलीफ नहीं मिला। तो क्या ये जो अपना गवर्नमेंट है ये जब इलेक्शन में जाएगी तो क्या इनके लिए आसानी होगी? देखें, सीधी सी बात है, अगर तो मैं इसका आपको एक जनरल जवाब दूंगा तो मैं आपको सीधा से कहूंगा कि इनको किसी तरह की कोई आसानी नहीं होगी, क्योंकि इनके दौर में मौजे तो हुए नहीं। इनके दौर में महंगाई भी बड़ी, यकीनी तौर पर बड़ी, करेंसी डीवैल्यू हुई, 100% हुई, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब हम बैठ कर एनालिसिस करते हैं, जब हम चीजों को देखते हैं,
प्लस माइनस करते हैं, तो फिर उसमें ये सवाल जरूर पैदा होगा कि वो क्या वजूहात थी जिनकी बिना पर 2018 में 6% से बढ़ती हुई जीडीपी को, जिसके अंदर तकरीबन $24 बिलियन के फॉरेन करेंसी रिजर्व्स पर के हामिल मुल्क को, जहां पर महंगाई की शरह जिस वक्त 4% से 6% के दरमियान थी, जिस वक्त अफराते ज़र 9% के दरमियान था, उन हालात मुल्क को निकाल कर एक तजर्बे की भेंट क्यों चढ़ाया गया? तो जब एनालिसिस करते हैं फिर तो हम एप्पल टू एप्पल जो है मुआवजा करते हैं ना, फिर उसके अंदर ये चीजों को पता चलेगा। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारा जो आज का बच्चा है, मेरा बेटा हो, आपका बेटा हो, मेरी बेटी हो, आपकी बेटी हो, वो तमाम लोग जो है वो इस वक्त रिसर्च से तहकीक करने की सलाहियत से आरी हो गए। उनके पास जो फेसबुक पर, जो ट्विटर के ऊपर, जो इंस्टाग्राम के ऊपर जो पोस्ट आती है, जो उनके व्हाट्सएप के ऊपर पोस्ट आती है, वो उसी को हकीकत समझ लेते हैं। यही वजह है कि इमरान खान तमाम तर चीजों के बावजूद, इवन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भी थे, तब भी वो इतनी अपने वुज़रा से, अपने अरकान असेंबली से मुलाकातें नहीं करते थे जितने वो अपने पार्टी तर्जुमानों से मुलाकात करते थे, जितनी वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से मुलाकात करते थे, जितना फोकस वो अपने ये जो मीडिया कंटेंट राइटर्स हैं उनके ऊपर करते थे। वजह ये थी कि उनको पता था कि ये जो बच्चे हैं आजकल के, इनको मैंने उनके जहन को किस तरीके से खराब करना है, और उन्होंने अपनी इस स्ट्रेटेजी से बहुत ज्यादा फायदे हासिल किए हैं। अब जो लर्निंग एक डेवलप हो चुकी है, उसको दैट कांट बी चेंज्ड ओवरनाइटली ना, पॉसिबल नहीं है कि आप उसको यकदम एक वो जो है जादू की छड़ी घुमाएंगे वो तब्दील हो जाएगी। इकोनॉमिक रिवाइवल हमेशा से एक हार्श टास्क रहा है, आसान काम नहीं है, और इस वक्त जिस तबाही के दहाने पर हम खड़े हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ उम्मीद तौर पर कि हम उतर चुके हैं, वहां से वापस आना, फिर रिवाइवल के सफर का आगाज करना, ये 5 साल का काम नहीं है, ये कम से कम 15 से 20 साल लगेंगे, और उसके बाद आप किसी ट्रैक पर आएंगे। अब कौमों की जिंदगी के अंदर 15-20 साल कोई मान ही नहीं रखते, लेकिन मसला ये है कि हम लोग में शायद वो सलाहियत नहीं है कि हम दुरुस्त वक्त में दुरुस्त फैसले कर सकें, और अगर कर लें तो उस पर कायम रह सकें। मौज़म भाई, आपने बहुत आलीशान तज्ज़िया किया और बहुत अच्छे तरीके से आपने चीज़ों को रखा, और इसमें कोई शक नहीं है कि आज की जो जनरेशन है वो तहकीक से आ रही है, वो तहकीक से, किताब से, अल्फाज से बहुत दूर जा चुकी है। वो सिर्फ आज को देखती है और कल क्या हुआ था उससे उनका कोई ताल्लुक नहीं है। तो बहरहाल सर, इस वक्त जो पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान मामला चल रहे हैं, जिस तरह पीपल्स पार्टी के पेनाफ्लेक्स, झंडे और ये चीज़ें रिमूव की जा रही हैं, तो मतलब इन चीज़ों को, और जहाँ दूसरी तरफ जरदारी साहब कह रहे हैं कि मैं जो है वो नून लीग के साथ कोई धोखा नहीं करूँगा, उन्होंने मुझे कोई धोखा नहीं दिया तो मैं भी नहीं करूँगा, और वो किसी मिसा के मईशत की भी बात कर रहे हैं। तो इस आखिरी सवाल पे हम इसको कंक्लूड करेंगे, इसको ज़रा थोड़ा सा आप एनालाइज कर देंगे कि ये क्या मामलात हैं? सर देखें, कुछ होते हैं ज़ाब्ते, कुछ होते हैं कानून। लाहौर के अंदर, पंजाब के अंदर कानून है कि अगर आपको अपनी रोड एडवर्टाइजमेंट करनी है, पैनाफ्लेक्सेस लगाने हैं, पोल साइंस लगाने हैं, बैनर्स लगाने हैं, तो आपको PHA के तहत वो पैसे वहां पर जमा कराने हैं, टाइम बताना है कि हमने कितने दिन के लिए ये वाली कैंपेन चलानी है, उसका ये फंड है, उसका सिक्योरिटी डिपॉजिट है, वो आपको वहां पर जमा कराना है, और उसके बाद आप लगा लेंगे। लेकिन अगर आप ये कहें कि जनाब मेरा बच्चा मोहसिन नकवी बन चुका है इस वक्त चीफ मिनिस्टर, तो हम जो मर्जी कर लें, शायद ऐसा पॉसिबल नहीं हो सका। जरदारी साहब अगर कैंपेन करना चाहते हैं, पीपल्स पार्टी अगर कैंपेन करना चाहती है, तो यकीनी तौर पर उसको पैसे वहां पर जमा कराना है और कैंपेन करे, इसके अंदर तो कोई दो राय नहीं, सीधा सा रास्ता है। अच्छा सर, मोहसिन नकवी साहब को यहाँ से माइनस करके ऊपर तो नहीं ले जाया जा रहा? क्यों ऐसा लग रहा है? मैं तो हैरान हूँ इस सवाल पे। नहीं, मतलब ऐसा महसूस हो रहा था, तो इसलिए मैंने कहा कि आपसे कंफर्म कर लूं। नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है? मुमकिन नहीं है। अच्छा नहीं। अच्छा। मौज़म भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत कीमती टाइम दिया और आपने बहुत सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझाने की और मेरे जो हमारे जो व्यूअर्स हैं उन तक पहुंचाने की, उनको समझाने की कोशिश की। और इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी है तो फिर साथ भी है, अगर ज़िंदगी नहीं
तो फिर कुछ भी नहीं है। तो बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बहुत खुशियां दे, बहुत आबाद रखे। तो नाज़रीन, जिस तरह मौज़म साहब की बातें आपने सुनी, बहरहाल नाज़रीन जाते जाते मैं एक चीज़ ज़रूर क्लियर करूंगा कि 7 रुकनी बेंच जो है वो मंगल को इस जो है वो इस आर्मी एक्ट 1952 को कलअदम करार तो नहीं दे रहा, और न ही कलअदम करार देने की उनमें इतनी इखलाकी हिम्मत या वो चीज़ें हैं। लेकिन मैं आपको 2017 अपना 2019 में नाज़रीन इसी चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने एक केस आया था सामने, तो उसमें उन्होंने एक इजाफी नोट तहरीर किया था। एक 17 रुकनी बेंच बना था जिसमें जस्टिस जवाद एस ख्वाजा और जस्टिस काजी फायज ईसा ने उसको अपोज किया था। ताहम जस्टिस उमरता बंदयाल ने एक इजाफी नोट लिखा था, और उस नोट में उन्होंने जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स को दस्तूरी करार दिया था, बल्कि उन्हें एक कदम आगे बढ़कर ये भी कहा था कि मिलिट्री कोर्ट्स में फेयर ट्रायल के तमाम तकाजे पूरे होते हैं और मुलजिम को पूरा हक के दिफा मिलता है। तो लिहाजा हमारे अदालती रिवायत से मुताबिकत रखता है। तो उन्होंने क्या कहा था, वो नोट भी इस वक्त आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। तो ऐसी सूरत हाल में जिस तरह मैंने आपसे कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को ख़त्म तो नहीं कर सकती, ताहम चंद फेस सेविंग के लिए कुछ गाइडलाइंस दे सकती है। इससे ज़्यादा शायद सुप्रीम कोर्ट कुछ न कर सके। तो इसी के साथ ही अपने मेज़बान नवाज भुट्टो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।